हेलो गाइस। ये स्टोरी एक नॉर्मल गेमर बॉय की है जो अपने रूम में आराम से गेम खेल रहा था। लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। लेकिन उससे पहले गाइस, तुम लोग वीडियो तो पूरी देख लेते हो, फिर भी लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि ऐसी ही ओपी फैंटेसी स्टोरीज मैं रोज लेकर आता हूँ। अब वापस स्टोरी पर आते हैं। सोचो, रात का टाइम है, तुम अपने घर में अकेले गेम खेल रहे हो। तभी अचानक डोरबेल बजती है। तुम जाकर डोर ओपन करते हो और सामने एक डिलीवरी मैन खड़ा होता है। उसके हाथ में एक मिस्टीरियस पार्सल होता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, तुमने वो पार्सल कभी ऑर्डर ही नहीं किया था। थोड़ी क्यूरियोसिटी में तुम वो पार्सल ले लेते हो और जैसे ही उसे ओपन करते हो, बूम, एक तेज ब्लू लाइट पूरे रूम को कवर कर लेती है और अगले ही पल तुम सीधे एक फैंटेसी मैजिक वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हो। एक ऐसी दुनिया जहां ड्रैगन, डेमन, मैजिक एकेडमी और ओवरपावर्ड माजर्स मौजूद हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस दुनिया में हर इंसान के पास मैजिक पावर थी, एक्सेप्ट यू। तुम्हारे अंदर जरा भी मैजिक नहीं था और इसी वजह से सब तुम्हें लूजर समझने लगते हैं, वीक, यूजलेस, पावरलेस। लेकिन तभी टिंग, तुम्हारे सामने एक ब्लू सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। आपने डिवाइन स्किल एक्टिवेट कर ली है और उसी पल से जो लड़का सबकी नजरों में सबसे कमजोर था, वही बनने वाला था इस पूरे मैजिक वर्ल्ड का सबसे इनविंसिबल मॉन्स्टर। अब वापस स्टोरी पर आते हैं। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अजीब से एकेडमी हॉल में पड़ा था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ कैसे आया और ये सारे लोग मेरे आसपास कौन हैं। तभी अचानक मुझे सब याद आया। ये सब उस लेटर की वजह से हुआ था। कुछ देर पहले मैं अपने रूम में आराम से गेम खेल रहा था, तभी किसी ने मेरे दरवाजे पर नॉक किया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक रैंडम डिलीवरी वाला खड़ा था। उसने मुझे एक पैकेज दिया जो मैंने कभी ऑर्डर ही नहीं किया था। और मेरी बेवकूफ़ी देखो, मैंने बिना सोचे समझे उसे तुरंत खोल दिया। जैसे ही पैकेज खुला, मैं सीधे किसी अनजान डायमेंशन में खींच लिया गया। बाद में पता चला कि वो पैकेज असल में डॉन अकेडमी का एडमिशन लेटर था। और बस ऐसे ही मैं अब इस दूसरी दुनिया की मैजिकल अकेडमी में फंस चुका था, जहां लोग स्टाइल पॉइंट्स के लिए फार्मिंग कर रहे थे। हमारा इंस्ट्रक्टर हमारे सामने आया, लेकिन बाकी सब लड़कों की तरह मैं भी पूरी तरह कंफ्यूज था। अपना इंट्रो देने के लिए उस आदमी ने लगभग हमें सुशी की तरह काट ही दिया था। फिर जोर से चिल्लाया कि सब अपनी जुबान बंद रखें। उसने कहा कि सबसे पहले हमें पोटेंशियल असेसमेंट टेस्ट देना होगा, यानी हमारे एट्रीब्यूट्स चेक किए जाएंगे। कुछ लड़कों को 32 पॉइंट्स तक मिले, लेकिन मेरी किस्मत हमेशा की तरह खराब निकली। मुझे सिर्फ 9 पॉइंट्स मिले। इतना घटिया स्कोर कि मुझे फिर से लूजर का टैग दे दिया गया। पूरी जिंदगी मैंने बस एक ही शब्द सुना था, लूजर। हर उस इंसान से जिसे मैं अपना मानता था। अब मैं उस नाम से तंग आ चुका था। मैं उस घटिया टैग को हमेशा के लिए मिटाना चाहता था। मैंने गुस्से में चिप छीन ली और जोर से चिल्लाया कि मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। तभी कुछ कैंडिडेट्स एक टैलेंटेड स्टूडेंट की अफवाहों के बारे में बात करने लगे। चिनवान ने बताया कि ऐसे लोग भगवान की किस्मत से चुने जाते हैं, वो असली प्रोडिजी होते हैं। तभी एक खतरनाक बंदा आगे बढ़ा, जिसके इस पूरे ग्रुप में सबसे हाईएस्ट स्टैट्स थे। उसका नाम था गुया। दुर्भाग्य से उसके पास भी कोई स्पेशल टैलेंट नहीं था। इस एकेडमी के मेंबर्स बेहिसाब दौलत कमा सकते थे और अपने पॉइंट्स के बदले कुछ भी हासिल कर सकते थे। तभी वो कार्ड जिसे मैंने छीना था अचानक सामने पॉपअप हुआ और मेरे सारे स्टैट्स दिखने लगे। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। उसमें एक डिडक्टिबल लाइफ स्पैन सिस्टम भी था, यानी हर बार मरने पर मेरी जिंदगी के 10 साल कट जाएंगे और अगर लाइफ स्पैन 0 हो गया तो हमेशा के लिए खत्म। लेकिन तभी मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। मेरे अंदर एक हिडन टैलेंट जाग गया, SS रैंक का सीक्रेट टैलेंट, जिसका नाम था लर्निंग एबिलिटी। इसकी मदद से मैं F क्लास के बराबर कोई एक स्किल कॉपी कर सकता था। मैंने इसे स्कॉलर स्किल नाम दिया। यही मेरी किस्मत बदलने वाला सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बनने वाला था। तभी एक स्टूडेंट घबराकर पूछने लगा कि ये लाइफ स्पैन सिस्टम आखिर है क्या, क्योंकि उसके पास सिर्फ 9 साल बचे थे। मतलब अगर वो एक बार भी मरा तो सीधा खत्म। काउंसलर ने उसके सिर पर जोरदार थप्पड़ मारा और साफ कहा कि हाँ, अगर वो एक बार मरा तो सच में मर जाएगा। लेकिन चिनुआन ने इसे दुख की बात नहीं, बल्कि जैकपॉट बताया। उसने समझाया कि असली दुनिया में इंसान की उम्र सालों में गिनी जाती है और एक मौत मतलब सब खत्म। लेकिन इस दुनिया में लाइफ स्पैन खुद एक कीमती रिसोर्स है। इसे क्रेडिट की तरह यूज किया जा सकता है। इससे मिशन पूरे किए जा सकते हैं, स्टैट्स बफ किए जा सकते हैं और इंसान खुद को पागलों की तरह इवॉल्व कर सकता है। जिस लड़के को सिर पर मारा गया था वो अभी भी सदमे में था। तभी चिनुआन ने बताया कि यही एकेडमी लोगों को अपनी किस्मत बदलने का मौका देती है। यहाँ लोग नॉलेज कमा सकते हैं, अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं और खुद को एलोन डैडी लेवल अमीर बना सकते हैं। अगर किसी के पास काफी क्रेडिट्स हों तो वो अमृता तक हासिल कर सकता है, क्योंकि यहाँ एक मौत सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 10 साल ही घटाती है। तभी खतरनाक लड़की शाओ युआ ने पूछा कि क्या ये नियम सिर्फ एकेडमी के अंदर लागू होता है या बाहर भी। काउंसलर ने बताया कि अगर कोई पहले एकेडमी का मेंबर बन जाए तो ये सिस्टम धरती पर कहीं भी काम करेगा। इतनी बातें खत्म होने के बाद चिनुआन ने हमें एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार होने को कहा। उसने उंगलियां चटकाईं और आदेश दिया कि जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो, कोई हिलेगा नहीं। फिर ट्रांसमिशन की आवाज आई। टेलीपोर्टेशन सीक्वेंस शुरू हो चुका था। काउंटडाउन 3 से शुरू हुआ।
मैं समेत हर स्टूडेंट अपने अपने डर में डूबा हुआ था। और जैसे ही गिनती 1 पर पहुंची, हम सब हॉल से गायब हो गए। सिर्फ काउंसलर पीछे रह गया। उधर शिनवान झुंझलाकर अपना चेहरा पकड़ लिया। वो गुस्से में था क्योंकि इस घटिया बैच से एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं निकला जिसे टैलेंटेड कहा जा सके। इसका सीधा मतलब था कि उसे इंस्ट्रक्टर स्कोर में अच्छा रेटिंग नहीं मिलने वाला। मैं तो वहां नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि वो अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि तभी उसका एक कोवर्कर वहां आ गया। उसका शरीर खिलौने जैसा बना हुआ था, लेकिन एटीट्यूड ऐसा जैसे दुनिया उसी की हो। उसने सिगार जलाया और इतने बाल थे कि एंड्रयू टेट भी शर्मा जाए। आते ही वो शेखी बघारने लगा कि उसकी क्लास ने पहले ही 2 टैलेंटेड स्टूडेंट्स पैदा कर दिए हैं, एक ए रैंक का और दूसरा बी रैंक का। दूसरी तरफ शिनवान के पास दिखाने लायक कुछ खास नहीं था। वो बस इतना कह पाया कि उसके एक स्टूडेंट के कुल स्टैट पॉइंट्स 40 से ऊपर हैं। लेकिन ये बात भी किसी काम की नहीं थी, क्योंकि टैलेंटेड स्किल्स के सामने स्टैट्स की कोई वैल्यू नहीं थी। पिछले साल तो एक डबल एस रैंक स्टूडेंट निकलने की खबर भी फैली थी। शिनवान ने तुरंत जवाब दिया कि वो सब झूठी अफवाह थी। अकेडमी के डेटाबेस में कहीं भी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो डबल एस रैंक टैलेंट वाले स्टूडेंट के होने की पुष्टि करे। असल में सिंगल एस रैंक स्टूडेंट्स ही इतने रेयर होते हैं कि उनसे ऊपर कोई मौजूद हो, ये सोचना भी नामुमकिन है। लेकिन उन्हें क्या पता था, असली डबल एस रैंक टैलेंट वाला तो मैं खुद था। अगला सीन सीधा गॉब्लिन डेन पर कट हुआ, यानी वही जगह जहां हमारा एग्जाम होने वाला था। मैं और बाकी सारे कैंडिडेट्स वहां इकट्ठा खड़े थे। जैसे ही हमने आसपास महसूस किया, एक सड़ी हुई बदबू ने सबका दिमाग घुमा दिया। इतनी गंदी स्मेल थी कि सबने तुरंत अपनी नाक ढक ली। तभी हमारे सामने अचानक एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। उसमें एग्जाम का टास्क लिखा था। हमें 60 मिनट के अंदर इस जंगल से निकलकर सेफ जोन तक पहुंचना था। लेकिन बस इतना ही नहीं, साथ में एक एक्स्ट्रा टास्क भी था। हमें गॉब्लिन किंग को मारना था और 5 गॉब्लिन्स को भी खत्म करना था। मेन टास्क पूरा करने पर 10 क्रेडिट्स और 100 रिडेम्पशन पॉइंट्स मिलने वाले थे, जबकि ऑप्शनल टास्क में इससे भी ज्यादा क्रेडिट्स और बोनस पॉइंट्स थे। यानी सिस्टम खुद हमें रिस्क लेने का लालच दे रहा था। इसके अलावा हर कैंडिडेट को एक गिफ्ट बॉक्स भी दिया गया था, और आखिरी लाइन में साफ लिखा था कि इस टेस्ट के दौरान मरने पर कोई डेथ पेनल्टी नहीं लगेगी। ये सुनते ही कई कैंडिडेट्स खुशी से चिल्लाने लगे, क्योंकि उनके पॉइंट्स कटने वाले नहीं थे। मैंने भी अपना बॉक्स खोला। अंदर से मुझे मेरी पहली वेपन मिली, एक शानदार दिखने वाली नोविस स्टाफ। हालांकि उसकी रैंक सिर्फ F थी, मतलब ज्यादा खास नहीं थी। लेकिन उसके साथ मुझे एक और चीज मिली, वॉन्ड मास्टरी स्किल, जिसकी मदद से मैं उस स्टाफ को सही तरीके से यूज कर सकता था। मैंने तुरंत समझ लिया कि यह पूरा सिस्टम उन गेम्स जैसा है जो मैं पहले खेला करता था, और अगर ऐसा है तो इसका फायदा उठाना मुझे अच्छे से आता था। मैंने स्टाफ को हाथ में लिया, एक दिशा में निशाना साधा और एनर्जी फोकस की। अगले ही पल मैंने एक बीम छोड़ी जो दूर जाकर पत्थर से टकराई और उसमें गड्ढा कर दिया। पहला अटैक काफी शानदार था, इसके बदले मुझे 2 पॉइंट्स भी मिले। मैं खुश हो गया, क्योंकि अब जितना ज्यादा मैं इस वेपन को स्पैम करूंगा उतने ज्यादा फायदे निकाल सकता था। और सबसे ऊपर मेरे पास एक जबरदस्त पैसिव स्किल भी थी, जो मेरी स्किल्स को दूसरों से दोगुनी स्पीड से लेवल अप करवाने वाली थी। ये सारे फायदे सुनने में कमाल के थे, लेकिन तभी मेरे सिर में अचानक तेज दर्द उठने लगा। मुझे समझ आया कि मेरी एट्रीब्यूट्स और माना बहुत कम थे, इसलिए मैं इस वेपन को जितना चाहूं उतना स्पैम नहीं कर सकता था। उधर एक हट्टा कट्टा मसल वाला लड़का बड़ा खुश हो रहा था, क्योंकि उसे एक ग्रेट स्वॉर्ड मिली थी और उसे यूज करने में माना कि लगभग कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने समझ लिया कि कोई कैंडिडेट अपने वेपन को जितना सही तरीके से इस्तेमाल करेगा वो उतनी जल्दी लेवल अप होगा। लेकिन सिर्फ हवा में घुमाते रहना भी सही तरीका नहीं था, क्योंकि थकान भी एक बड़ी समस्या थी। इस पूरे टेस्ट का 60 मिनट टाइम लिमिट इसलिए रखा गया था ताकि कोई आराम न कर सके। तभी मैंने सोचा कि शायद मुझे बीच में फिजिकल वेपन भी यूज करना पड़ेगा। मैं अभी यही सोच रहा था कि तभी वो खतरनाक लड़की मेरे पास आई और वेपन ट्रेड की बात करने लगी। उसके पास स्वॉर्ड थी, लेकिन उसने बिना गेम खेले भी समझ लिया था कि स्टाफ कैसे काम करता है। शाओ यूयू को लगा कि इस वेपन में इंटेलिजेंस फैक्टर ज्यादा होगा, इसलिए ये उसके लिए स्ट्रेंथ बेस्ड वेपन से बेहतर रहेगा। उसने ये भी नोटिस कर लिया था कि मुझे उस स्टाफ में खास दिलचस्पी नहीं थी। मैं उसकी समझदारी से इंप्रेस हुआ और अपना नाम बताया, लेकिन उसे मेरे नाम से कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ वो बड़ा डंडा चाहिए था, तो मैंने स्टाफ उसे दे दिया। हाँ, सच में दे दिया। मैंने बस उसे चेतावनी दी कि इस स्टाफ को चलाने के लिए सही निशाना लगाना पड़ेगा, इसलिए संभल कर यूज करे। और मेरे लिए मुझे उसकी जगह एक शानदार नई शॉर्ट स्वॉर्ड मिल गई थी, बिल्कुल वैसी वेपन जैसी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सही थी। मैंने सोचा किसी के साथ टीम बनाना बेहतर रहेगा, इसीलिए मैं उसी लड़की से पार्टनर बनने की बात करने ही वाला था। लेकिन तभी वही मसल वाला लड़का बीच में आ गया। वो उसके ऊपर खड़ा होकर उसी ऑफर के लिए पूछने लगा। उसे शाओ यूयू के स्टैट्स देखकर लगा कि अगर वो उसके साथ टीम बनाएगा तो जीत पक्की होगी। उसने मुझे भी नीचा दिखाते हुए कहा कि मैं बेकार टीममेट हूं। मुझे थोड़ी चिढ़ हुई, लेकिन मैं शांत रहा। शाओ यूयू ने कुछ पल हालत देखी और फिर उस आदमी को सीधे उसके मुंह पर रिजेक्ट कर दिया। फिर वो मुड़कर ऐसे चली गई जैसे पूरा सीन उसी का हो। उस लड़के की तो वहीं बेइज्जती हो गई। आसपास खड़े बाकी कैंडिडेट्स उसका मजाक उड़ाने लगे। उसका ईगो ये सह नहीं पाया, तो गुस्से में उसने अपनी भड़ास मुझ पर निकालनी शुरू कर दी। मैं तो बस वहां खड़ा था, लेकिन क्योंकि उसे लड़की ने रिजेक्ट किया था, उसने मुझे ही दोषी मान लिया। वो मुझे धमकाने लगा और कूल बनने की एक्टिंग करते हुए बोला कि मैं इस एग्जाम के लायक नहीं हूं, क्योंकि मैं सिर्फ डेड वेट हूं। मैंने उसकी तरफ देखा और आराम से कहा कि इस टेस्ट का रिजल्ट हमारी अपनी एबिलिटीज तय करेंगी। मेरे पीछे न हटने पर उसने गुस्से में मेरी शर्ट पकड़ ली और मारने की धमकी दी, लेकिन मैं डरा नहीं। मैं बस मुस्कुराया और कहा कि उसे ये मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक बदसूरत छोटा गोबलिन चुपके से आ चुका था। गोबलिन ने अचानक हमला किया और उसके चेहरे पर पंजा मार दिया। सच कहूं तो उसके चेहरे की हालत पहले भी खास नहीं थी। गोबलिन दोबारा झपटा, लेकिन इस बार उसने किसी तरह उसे काट गिराया
और अपना पहला किल ले लिया। सबसे मजेदार बात यह थी कि वो फिर भी मुझ पर चिल्लाने लगा कि मैंने उसे पहले क्यों नहीं बताया, और जब उस पर हमला हुआ तो मैं हंस क्यों रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो मेरे साथ कुछ करता, उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां पूरी गोब्लिन गैंग खड़ी थी, जैसे उसकी पूरी जिंदगी का हिसाब लेने आई हो। उधर बाकी इंसानों की हालत खराब हो चुकी थी। सब डर के मारे भागने को तैयार खड़े थे। फाइट शुरू होते ही कुछ प्लेयर्स तुरंत ढेर हो गए। मेरी तरफ देखा जाए तो मैं किसी तरह गोब्लिन्स के खिलाफ खुद को संभाल रहा था। इस सिमुलेशन की हर चीज असली लग रही थी, यहां तक कि दर्द भी इतना रियल था कि झूठ लग ही नहीं सकता था। शाओ युआ ने अपने स्टाफ से एक गोब्लिन मार गिराया और मैंने अपनी तलवार के एक वार से दूसरे को खत्म कर दिया। ये जगह वर्चुअल कही जा रही थी, लेकिन इसके सेटिंग्स जरूरत से ज्यादा असली थे। मतलब साफ था, ये कोई नॉर्मल गेम नहीं था। यहां अगर कोई आम इंसान आ जाए तो चाहे उसके हाथ में कोई भी वेपन हो, उसका कत्ल तय था।